भारत सरकार ने हमास को आज तक कभी आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया। जो भारत सरकार का स्टैंड है उसके बुनियाद पर हमास आतंकवादी संगठन नहीं है। जब भारत की जंग आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो जो लड़ने वाली तंजीमें थी उनको भी ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है टेररिस्ट कहता था। मैं मानता हूं कि हमास भी एक रिवॉल्यूशनरी और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। फिलिस्तीन के आवाम उनके साथ है, गाजा के आवाम उनके साथ है, तो जिनकी आवाम जिनके साथ है वो टेररिस्ट कैसे हो? टेररिस्ट तो इजराइल। आतंकवाद की डेफिनेशन तय होनी चाहिए। आतंकवाद वो है जो इजराइल कर रहा है। आतंकवाद वो है जो बड़ी बड़ी ताकतें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करें। हॉस्पिटल पे बम बरसा देना, बच्चों का कत्लेआम कर देना, ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? ये कोई हमास के खिलाफ जंग नहीं है, माफ कीजिएगा, उनका खुला ऐलान है। दे विल किल ऑल पैलेस्टीनियंस। बच्चों को भी मारेंगे, औरतों को भी मारेंगे, वो पूरे गाजा को समतल कर देना चाहते। अल्लाह ताला इनको गारत करे जो आज इजराइल के यार बन के बैठे हैं और फिलिस्तीनियों के खिलाफ यहां से साजिशें कर रहे हैं। उन अरबों को अल्लाह ताला गारत करे। इनके लिए चूड़ियां भेजना चाहिए, इनके लिए 2 लहंगे में भेज रहा हूं ताकि वो रियाद और जद्दा की सड़कों पर डांस करें जाके। शर्म आती है इनको? फिलिस्तीन की आवाम मर रही है और ये जद्दा की सड़कों में जाके नाच रहे हैं। इनसे अच्छे तो दूसरे वो लोग हैं अमेरिका और लंदन में जिन्होंने फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई है सड़कों पर। और इसराइल तो है ही नहीं। कहां था? 1948 से पहले तो कोई इसराइल नहीं। फिलिस्तीन ही फिलिस्तीन है और हकीकत है कि वो फिलिस्तीन। पिछले 70 वर्षों से सेकुलरिज्म का जो एक घोल पिलाया गया है, ये धोखा था, ये फर्जी था। मुसलमानों को चुनावी तरीके से हाशिए में ढकेल दिया गया, सियासत में हाशिए में ढकेल दिया गया। हम कॉर्नर्ड हो गए, हमारे वोट की वैल्यू घट गई। हमारे जो वोटर्स हैं उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे वोटों की कीमत नहीं रही। जबकि डेमोक्रेसी में जब तक आपके वोट की कीमत नहीं है आप पॉलिटिकल नेगोशिएटिंग पावर पे नहीं पहुंच सकते। एक कम्युनिटी होने के नाते, एक समाज होने के नाते हमारी और सबसे जिम्मेदारी है कि हम ऐसे फैसले लें, इन चुनौतियों को स्वीकार करें ताकि हम एक जो है एक मजबूत कम्युनिटी बन के उठे। और जिन लोगों ने छल किया, जिन लोगों ने धोखा दिया, सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा दिया, मैं सिर्फ उनसे कहना चाहता हूँ आपके दिन मेरी एक फिक्र है। आप जानते हैं, चाहे मैं सियासत में रहूं ना रहूं, टेलीविजन पे रहूं या ना रहूं, मेरा एक फिक्र है। मेरे फिक्र का मरकज ये है कि इस देश के तमाम असेंबलीज में, पार्लियामानी चुनाव में मुसलमानों की स्थिति मजबूत हो और जितनी हमारी आबादी उतनी हमारी हिस्सेदारी। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। आज हमारे साथ मौजूद है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शोएब जमई साहब। अभी हम हैदराबाद में मौजूद हैं। हैदराबाद में विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा है और तमाम मुद्दों को लेकर हम शोएब जमई साहब से बात करेंगे। अभी हाल ही में ये मीडिया से दूरी बनाई हुई थी इन्होंने, क्या कारण था मीडिया से दूरी बनाने का, इस मुद्दे पर भी हम उनसे विस्तार से बात करें। जमई साहब, हैदराबाद क्यों आना हुआ? यहाँ तो चुनाव की सरगर्मियां तेज है, आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? अरे ये क्या सवाल? हैदराबाद क्यों? हैदराबाद हमारे मुल्क के अंदर नहीं है। और हैदराबाद सिर्फ दक्कन ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए एक नज़ीर है। जो आप यहाँ देखेंगे और जो हमने महसूस किया इतने वर्षों में कि किस तरीके से सियासी जमात की मजबूती के साथ साथ एक आपकी इकोनॉमिकली वाइबल जो मुसलमान एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है, आपको इस पूरे तेलंगाना राज्य में दिखेगा। और नॉर्थ के मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि जब आप इत्तेहाद के साथ और बहुत ही प्लानिंग के साथ सियासी कामों में हिस्सा लेते हैं और सियासी फैसले लेते हैं तो फिर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये आपको हैदराबाद और तेलंगाना के मुसलमानों से सीखना चाहिए। और माशाल्लाह यहाँ से देखिए, यहाँ पे उलमा इकराम की बहुत बड़ी जमात है। हमारे सियासी कायदीन भी हैं, बड़े स्तर पर बहुत सारे लोग हैं। हमें उन सबसे बातचीत करना चाहिए। और मेरी एक फिक्र है, आप जानते हैं, चाहे मैं सियासत में रहूं ना रहूं, टेलीविजन पे रहूं या ना रहूं, मेरा एक फिक्र है। मेरे फिक्र का मरकज ये है कि इस देश के तमाम असेंबलीज में, पार्लियामानी चुनाव में मुसलमानों की स्थिति मजबूत हो और जितनी हमारी आबादी उतनी हमारी हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमें एक एक आदमी को कन्विंस करना पड़ेगा, एक एक उलमा को, एक एक कायदीन को कन्विंस करना पड़ेगा कि इत्तेहाद के साथ चलो। हम जिस माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं, हमारा सपना ही है, ये मेरा ख्वाब है कि अल्लाह वो दिन दिखाए जब हमारे मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर, हमारे असेंबली के अंदर, तमाम सूबे के असेंबली के अंदर जो है वो मुसलमानों की जितनी आबादी है
उस तरह की हिस्सेदारी हो, आज कहाँ है? 2.5%, 3% ही हिस्सेदारी। हम उसको हिस्सेदारी को 17% कैसे लेके जाना, 13-14% तक कम से कम कैसे लेके जाना, इसको सुनिश्चित करने के लिए मुझे लगता है कि मुल्क में जहां जहां जरूरत पड़ेगी, जिस भी कोने में जरूरत पड़ेगी, हम जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। चाहे मुझे उनसे दरख्वास्त करना पड़े, उनसे गुजारिश करना पड़े, एक एक दरवाजे दरवाजे तक जाकर के हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि भाई अपनी जमात को और अपने सियासी इख्तदार को यहाँ से बनाने की कोशिश करो। आप सिर्फ दरी चटाई उठाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी मजबूती आप दिखाइए। मैं किसी के बारे में नहीं कहता किस तो ये हैदराबाद में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ माहौल चुनाव का किस तरफ जा रहे हैं लोग? ये देखिए, वो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बारे में ज्यादा बता सकते हैं। मैं कोई आप भी तो टहल रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, मैं टहल नहीं रहा, मैं अपने काम से आया, मैं अपने मकसद से आया हूँ। हमारी यहाँ पे कंपनी है जो हम युवा लोगों को प्रेरित कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव के लिए, उसकी हमारी कोशिश है। लेकिन चूंकि इंतखाबात है, तेलंगाना में इंतखाबात है, तो उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर आकर के अगर हम लोगों से मिल करके और यहाँ की सिविल सोसाइटी को इस बात के लिए कन्विंस करें कि पूरे मुल्क का मुसलमान इस बात को देख ले कि हैदराबाद का और दक्कन का मुसलमान किस मजबूत स्थिति में है और किस वजह से है, वो सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जमीर साहब, अभी कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था आपके साथ, एक टीवी डिबेट के दौरान एक महिला ने आपके साथ बदसलूकी की थी। उसके बाद से आप मीडिया से एकदम गायब हो गए थे, आपने वीडियो में देना बंद कर दिया था, तो लोगों को मालूम नहीं हो पाया कि आखिर विवाद क्या था, पूरा मामला क्या था। एक बार विस्तार से बताइए क्या था वो पूरा मामला। ये देखिए, क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो मैं बहुत ज़्यादा हमने इस पर बातचीत नहीं की, और मेरे लिए मेरे सियासी सफ़र में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे सियासी मुखालफिन जो हैं वो एक बड़ी साजिश के तहत आए थे। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि हम पर जो हमला हुआ वो एक साजिश के तहत हुआ, एक प्री प्लानिंग के साथ हुआ। शायद वो मेरा कत्ल करना चाहते थे या मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मैं नहीं जानता, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आज जिंदा हूँ। मुझे नहीं पता किस चीज़ की सज़ा थी, किस चीज़ की वो कंट्रोवर्सी रही, लेकिन मैंने हक के लिए आवाज़ उठाई, बरसों से उठाता है। जो गलत है उसको गलत कहेंगे, अगर हमारे मुखालफिन को इतना बुरा लगता है तो वो शब्दों से जवाब देंगे। आप किसका सहारा लेते हैं? आप लोगों का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं कि जिन पर हम कुछ बोल भी नहीं सकते। अरे किसी को हमारी से मुखालफत है तो आप सीधे आइए, मुझसे बातचीत कीजिए। ये क्या तरीका है कि आप वायलेंस करेंगे, आप मुझ पे साजिश करके हमले करवाएंगे? तो जो मेरे सियासी मुखालफिन हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि ग्रोन अप, बड़े हो जाइए। ये छोटी सोच अच्छी चीज़ नहीं है। आज आप मुझ पे हमला कर रहे हैं, कल किसी और पैनलिस्ट पे हमला करेंगे जो मुखालफिन है, कोई विपक्षी दल के पैनलिस्ट के साथ हमला करेंगे। इतनी असहिष्णुता ठीक नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इस बात को तूल देना नहीं चाहता, क्योंकि ये हमारा मकसद ही नहीं है। हमारी सियासत का मकसद ये है कि हम हक बात बोलें। हम बड़े प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो टेलीविज़न हो, मीडिया हो, चाहे सियासी जमात में हो, चाहे वो आवाम के बीच हो, हम हक बोले, सच बोले और डरना नहीं है। शायद यही वजह है कि हमारे सियासी मुखालफिन को ये बहुत असहज महसूस होता है और वो इतना नीचे गिर गए कि उन्होंने हम पर हमला करवा दिया। जमीर साहब, एक बात बताइए, जब आपके साथ ये मामला हुआ था, घटना हुई थी, तो उस वक्त आप अकेले पड़ गए थे, ना तो आपके समुदाय के लोग आपके साथ थे, ना जो आपके चाहने वाले वो आपके साथ थे, बल्कि सब आपको ट्रोल कर रहे थे एक तरीके से। इस पर क्या कहना है? नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ, मेरा खुदा मेरे साथ। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिहिल खैर। क्या बात करते हैं। हाँ, आवाम से मेरी तवक्को जरूर रहती है कि ऐसे वक्त में जब आप जिस संघ के खिलाफ, जिस मानसिकता के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जब वहाँ से कोई हमला होता है, जब वहाँ से, तो आपकी तवक्को रहती है कि लोग साथ देंगे। साथ दिया, बहुत सारे अनसंग लोग हैं जिनको आप शायद नहीं जानते या दूसरे लोग नहीं, उन्होंने बहुत साथ दिया। लेकिन जिनसे हम तवक्को करते हैं कि जो फोर फ्रंट में रहते हैं, वो किस वजह से पीछे मुड़ जाते हैं,
वो किस वजह से पीठ दिखा देते हैं। आज आप हमारे साथ नहीं आए, कल को आपके साथ हमला होगा तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, मेरे लिए मुश्किल वक्त था, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए। मुझ पे मेरे पे जानलेवा हमला किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई। खबर थी, इनपुट थी कि मुझ पर एक बड़ा हमला हो सकता है। मुझे परिवार की सुरक्षा की चिंता रही, बहुत कुछ सहा हमने। लेकिन मुझे लगता है कि सियासत में आपको सहना पड़ेगा, ये आदत डाल लेनी चाहिए। मैं कोई कोई उम्मीद अब नहीं रखता हूं, लोग साथ आए ना आए। मैंने ये ठाना है कि अपने सियासी सफर में हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इंशाअल्लाह इस कौम की जो यहां से सियासी तकदीर है उसको बदलने की जरूरत है, और हम इख्तदार में आएंगे। और अपने पार्लियामानी इलेक्शंस हो चाहे असेंबली इलेक्शंस हो, इसमें हम अपनी आबादी के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी तय होगी। हमारी पॉलिटिकल नेगोशिएटिंग पावर बढ़नी चाहिए। प्लानिंग क्या है इख्तिदार में आने की, क्या है? देखिए, पिछले 70 वर्षों से सेकुलरिज्म का जो एक घोल पिलाया गया है, ये धोखा था, ये फर्जी था। मुसलमानों को चुनावी तरीके से हाशिए में ढकेल दिया गया, सियासत में हाशिए में ढकेल दिया गया। हम कॉर्नर्ड हो गए, हमारे वोट की वैल्यू घट गई। हमारे जो वोटर्स हैं उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे वोटों की कीमत नहीं रही। जबकि डेमोक्रेसी में जब तक आपके वोट की कीमत नहीं है, आप पॉलिटिकल नेगोशिएटिंग पावर पे नहीं पहुंच सकते। एक कम्युनिटी होने के नाते, एक समाज होने के नाते हमारी और सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे फैसले लें, इन चुनौतियों को स्वीकार करें, ताकि हम एक जो है एक मजबूत कम्युनिटी बन के उभरें। और जिन लोगों ने छल किया, जिन लोगों ने धोखा दिया है, सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा दिया, मैं सिर्फ उनसे कहना चाहता हूँ, आपके दिन लज गए। फिलिस्तीन का जो मामला है उसको किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह इजराइल फिलिस्तीन का जो चल रहा है, तमाम लोग जो है शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन शांति तो बहाल हो नहीं रही वहां। देखिए, हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये जो जायनिस्ट रिजीम है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जो लोग ये गाते रहे हैं कि हमारे साथ हॉलोकॉस्ट हुआ, वो दोबारा से फिलिस्तीनी आवाम के साथ हॉलोकॉस्ट कर रहे हैं। ये आप कैसे गवारा करेंगे? इजराइल डज नॉट डिजर्व टू हैव अ सेल्फ डिफेंस। जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस होते हैं उनके पास सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं होता है। और इजराइल तो है ही नहीं। कहां था 1948 से पहले? तो कोई इजराइल नहीं था। फिलिस्तीनी फिलिस्तीनी, और हकीकत है कि वो फिलिस्तीनी। जब हम आजादी की जंग लड़ रहे थे, हमारे क्रांतिकारी लोग लड़ रहे थे अपनी जमीन बचाने के लिए, अपना मुल्क बचाने के लिए, जो भारत के लोग 200 सालों के अंग्रेजों की गुलामी, अपार्थाइड और इस तरह की जुल्म सह चुके हैं, वो कैसे फिलिस्तीनियों की गुलामी बर्दाश्त करेंगे? उन्हीं की जमीन में, उनके घरों से उनको निकाल के यहां से बेघर कर दिया गया। उन्हीं की जमीन में उनके लिए बाड़े और तार लगा दिए गए। कौन, कैसे? ये इंसानियत के लिए कितनी बुरी चीज है ये। और आज भी 21st सेंचुरी में अगर आप यहां से अपार्थाइड हो, पूरे फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया जाए, वहां के लोगों को घर से बाहर निकलना जाए, तो हमें आवाज उठानी चाहिए। और मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि यहां तक कि यहूदी लोग भी जो है यहां से इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में उठा रहे हैं। लेकिन ये यहाँ के नारंगी जमात के लोग इतने बेशर्म और घटिया हो चुके हैं कि वो आज भी उस नरसंहार करने वाले जायनिस्ट रिजीम का साथ दे रहे। आतंकवाद की डेफिनेशन तय होनी चाहिए। आतंकवाद वो है जो इजराइल कर रहा है। आतंकवाद वो है जो बड़ी बड़ी ताकतें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करें। हॉस्पिटल पे बम बरसा देना, बच्चों का कत्लेआम कर देना, ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? ये कोई हमास के खिलाफ जंग नहीं है, माफ कीजिएगा, उनका खुला ऐलान है। दे विल किल ऑल पैलेस्टीनियंस। बच्चों को भी मारेंगे, औरतों को भी मारेंगे। वो पूरे गाजा को समतल कर देना चाहते हैं, क्योंकि यहां से मेडिटेरेनियन सी में उनको, गाजा के इलाके में उनको तेल चाहिए। $50 बिलियन का जो है वहां पे तेल और गैस, वो बेंगुरियन कनाल बनाना चाहते हैं। जमीर साहब, एक बात बताइए, इजराइल लगातार हमले कर रहा है गाजा पे, 57 मुस्लिम देश हैं। अभी अरब लीग और ओआईसी का एक सम्मेलन हुआ, उसमें भी कोई बेनतीजा रहा, 57 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि आए,
कोई नतीजा नहीं निकला, कोई एक मत राय नहीं उठती, क्या बात है? मतलब मुस्लिम देशों में इख्तलाफात क्यों है? मैं पहले कभी ऐसा बोला नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि अब बोलना चाहिए कि दिल से बद्दुआ निकलती है इनके लिए। अल्लाह ताला इनको गारत करे जो आज इजराइल के यार बन के बैठे हैं और फिलिस्तीनियों के खिलाफ यहां से साजिशें कर रहे हैं। उन अरबों को अल्लाह ताला गारत करे। इनके लिए चूड़ियां भेजना चाहिए, इनके लिए 2 लहंगे में भेज रहा हूं ताकि वो रियाद और जद्दा की सड़कों पर डांस करें जाके। शर्म आती है इनको? फिलिस्तीन की आवाम मर रही है और ये जद्दा की सड़कों में जाके नाच रहे हैं। इनसे अच्छे तो दूसरे वो लोग हैं अमेरिका और लंदन में जिन्होंने फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई है, सड़कों पर उतरे। तो इसलिए इनसे कोई उम्मीदें नहीं है। ये सब अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। इन मुल्कों के लोग जो है यहाँ से वो तो कम से कम फिलिस्तीनी आवाम के साथ हो सकते हैं, लेकिन इनके हुक्मरान जो है वो अमेरिका के पिट्ठू बन के बैठे, वो यहूदियों के चचा बन के बैठे। मुझे नहीं पता यहाँ से अल्लाह की तरफ से क्या अजाब आने वाला है, लेकिन कुछ बड़ा बहुत जल्द होने वाला है। हमास को किस तरह से देखते हैं? भारत सरकार ने हमास को आज तक कभी आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया। जो भारत सरकार का स्टैंड है उसके बुनियाद पर हमास आतंकवादी संगठन नहीं है। जब भारत की जंग आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो जो लड़ने वाली तंजीमें थी उनको भी ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है टेररिस्ट कहता था। मैं मानता हूं कि हमास भी एक रिवॉल्यूशनरी और अपने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। फिलिस्तीन की आवाम उनके साथ है, गाजा की आवाम उनके साथ है, तो जिनकी आवाम जिनके साथ है वो टेररिस्ट कैसे हो? टेररिस्ट तो इजराइल है। मैंने कहा ना कि टेररिज्म का डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए। इसलिए ये जो प्रोपेगेंडा है वेस्टर्न मीडिया का और हमारे भारतीय मीडिया जो उसको कह रही है, प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग हकीकत में देख रहे हैं कि असल आतंकवादी कौन। आप जो आतंकवादी हैं उनको तो आप यहां से दूल्हा बना के बैठे हैं, और जो मजलूम फिलिस्तीनी, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो औरतें मारी जा रही, जो निहत्ते, उनको आपने डिमोनाइज कर दिया है, उनको आपने आतंकवादी कह दिया। क्यों? नफरत है आपको, नफरत है मुसलमानों से सिर्फ इसलिए। तो लानत है उन पे बेशुमार और बेशर्म है वो लोग जो इस नरसंहार पे खुश हैं। हम हक पर हैं, हक परवर हैं और हक परस्त हैं, इसलिए फिलिस्तीन के आवाम के साथ हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह फिलिस्तीन के आवाम के साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।